इसको लेके चलना है एज अ स्टोरी। ठीक है, इसको एज अ स्टोरी पढ़ना है। ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस हमने कोई इवेंट्स पढ़ लिए, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं। इसको एज अ स्टोरी पढ़ना है, ताकि आप लोगों को अब बोर भी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, मैं अभी सिलेबस थोड़ा खोल लेता हूँ। ओके, लेट मी नो व्हेन द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। ये मैंने कल चाहिए, कल का क्लास। ओके फाइन। ये कल का लेक्चर है। ओके। ओके फाइन। ठीक है। अच्छा। मैं कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको दोबारा मैं रिपीट कर दूं। आज हमारा क्लास है यूएस हिस्ट्री का। आज मैं हमारी क्लास का जो एजेंडा है वो 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। उसके बाद यूएस हिस्ट्री का थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। पूरी हिस्ट्री समझा दूंगा कि यूएस हिस्ट्री है क्या, ताकि अगर मैं पढ़ाऊं तो फिर आपको इशू ना हो। तीसरा, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कि यूएस हिस्ट्री डिस्कवर कैसे। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक्स का एजेंडा ही है। हमारे क्लास का एजेंडा ही है। इतने में 3 टॉपिक्स, 3 चीजें हम कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं सिलेबस की तरफ। ये इसका सिलेबस है। इंट्रोडक्शन है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू 1492, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, यूएसए एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, एक्सपेंशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, सिविल वॉर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इमरजेंस एज वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, यूएसए रोल इन द टू वर्ल्ड वार्स। ठीक है, फिर पोस्ट 1945, जब यूनिपोलर बना दुनिया, सॉरी बाइपोलर बना दुनिया। फिर उसके बाद अमेरिकन रोल है यूएन में। ठीक है, कोल्ड वार की कहानियां हैं। फिर जो है ना 1991 में सोल पावर इमर्ज हुआ। इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए, ज्यादा है ना, कंसर्न्स तो रहेंगे। वार ऑन टेरर की बात होती है 2001 के बाद। उसके बाद प्रोग्रेसिव एरा है। ठीक है ना। मुझे इस चीज पे समझ ही नहीं आती कि जब जो एग्जामिनर था, जब ये सिलेबस डिजाइन कर रहा था, शायद उस बंदे ने ना ठीक ठाक चर्च पिए थे। ये किधर, ये वार ऑन टेरर को किधर उन्होंने घुसाया हुआ। एनी हाउ, मैं तो आपको तरतीब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज तरतीब से पढ़ाऊंगा। आप परेशान ना हो। यूएस हिस्ट्री आप क्यों करता है मन, रीजंस क्या है, वाई यूएस हिस्ट्री। केपीपीएमएस जो केपी वाले हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि इसको ऑप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके सीएसएस में भी यूएस हिस्ट्री है, पीएमएस में भी यूएस हिस्ट्री है, तो आप एक दफा पढ़ लो, दोनों के काम आ जाएगी। उनको तो ऑप्ट करनी चाहिए। दूसरी बात,
क्या यूएस हिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है? यार मुश्किल सब्जेक्ट ये कल का मुश्किल सब्जेक्ट तो नहीं है, अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो। अच्छा, उसके अलावा क्यों ऑप्ट क्यों करनी चाहिए? एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, दूसरा रीजन ये है कि यूएस सिस्टम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है करंट सिनारियो पे। वो तो आपका, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आपका हो जाता है। ठीक है। दूसरा, उनका क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसका पोल साइंस भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, उनको काफी सारे आइडियाज हो जाते हैं। जैसे चेक एंड बैलेंसेस पे क्वेश्चन आता है यूएस हिस्ट्री में। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चंस तो आपके सीधे सीधे लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, वो 200 मार्क्स की है फिर। ठीक है। तीसरा, दो क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे वहां से हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि यूएस हिस्ट्री में कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट होते हैं। आपने वो, मेरे पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा जो मैं पढ़ाता हूँ? मेरे पढ़ाने का तरीकाकार ये होगा कि आपको मैं यूएस हिस्ट्री के एक्सप्लोरेशन से लेकर, यूएस के एक्सप्लोरेशन से लेकर 2023 तक सब कुछ पढ़ा दूं। और यूएस हिस्ट्री के, जैसे मैंने बोला कि कुछ गिने चुने क्वेश्चन है पास पेपर्स के, वही रिपीट होते हैं। तो मैं आपको 2000 से लेकर 2023 तक जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चन है, वो साथ साथ सॉल्व करता रहूं। वो साथ साथ सॉल्व करता रहूं। मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही था, बाकी सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, कि पहले मैं आपको सिलेबस कवर करके देता था, उसके बाद मैं आपको सॉल्व पेपर देता था। 16 से लेकर 23 तक सबको दिए है ना मैंने। और मुझे याद दिला देना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के और पोल साइंस के आपको भेज दूं। वो मैंने किसी किसी ने मुझे याद नहीं दिलाई। ये सॉल्व पेपर में देता, मेरा ये तरीका कहा था। लेकिन चूंकि यूएस हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, तो हिस्ट्री के पेपर में थोड़ा सा चेंज चलूंगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से बस वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कोई चेंज तो आप कर ही नहीं सकते ना, वही तारीख है, तारीख कौन चेंज करता है? ठीक है। तो तरीकाकार तो मेरा पढ़ाने का ही होगा यूएस हिस्ट्री का। और अब मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ ओवरव्यू यूएस हिस्ट्री का, कि भाई इसमें हमने पढ़ना क्या है, एक यूएस हिस्ट्री है क्या। ठीक है। यूएस हिस्ट्री है क्या? अच्छा, हुआ क्या? गौर से सुनिएगा। 5 से 6 मिनट में आपको मैं समरी बता देता हूँ यूएस की, पूरी यूएस की। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यूएस हिस्ट्री की जियोग्राफी को। ठीक है। यूएस हिस्ट्री के जियोग्राफी, कि यार ये दुनिया से एक अलग जगह है, एक साइड पे एक जगह है। फिर यहाँ पे लोग जो रहते थे उस टाइम, नेटिव अमेरिकन, ये किधर से आए? और लोगों को 1492 में कैसे पता चला? पहले क्यों पता नहीं चला? इतने साल गुजरने के बाद लोग, यार एक जमीन पे एक एक पूरा कॉन्टिनेंट पड़ा है और पूरी दुनिया को नहीं पता।
कैसा कॉन्टिनेंट है, बीच में इस्लाम भी आया है। इस्लाम को तो आपको पता है कि मुसलमान पूरी दुनिया में जाके इन्होंने इस्लाम की तबलीग दी, उनको भी नहीं पता चला। तो क्यों नहीं पता चला? वाई? इसका आंसर मिलेगा। फिर जब पता चला तो कैसे पता चला? हाउ पीपल केम टू नो दैट देयर इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, पर जब पता चला तो दुनिया ने वहां पे एक्सप्लोरेशन जब की, जब एक्सप्लोर किया, तो पूरी दुनिया ने वहां पे अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। जैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, भाई आपका यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, कॉलोनीज बनाई। अब जब वो एक्सप्लोर हुआ तो यूके ने वहां पे जाके कॉलोनीज बनाई। सबने कॉलोनीज बनाई, लेकिन यूके डोमिनेंट रहा। हालांकि सबसे बाद में यूके गया है, आपको पता है सबसे बाद में यूके गया है अमेरिका। ये अमेरिका है, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये सारा, ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा। फिर साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है, यहाँ पे ब्राजील है, अर्जेंटीनिया, चिली वगैरह। तो अब इतना बड़ा टुकड़ा देखे भाई, कितना बड़ा है। किसी को पता नहीं है कि कोई एक जो है ना, एक दुनिया के एक कोने पे जो है भाई, दुनिया सिर्फ यहाँ से खबर थी, ये ग्रीनलैंड हो गई, ये पूरी दुनिया थी। बाकी किसी को पता नहीं कि ये भी कोई एग्जिस्ट करता है, ये अपनी बड़ा एरिया। इतना लोग जो है ना वो सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था। फिर इंग्लैंड ने क्या किया, फ्रांस ने, भाई पुर्तगाल ने, स्पेन ने, यूके ने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। जब यहाँ पे कॉलोनीज बनना शुरू हो गई, ये यहां से लेकर यहां तक की 13 कॉलोनीज, देखिएगा, नजर आ रहा है, ये एरो नजर आ रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि हमारा काम ब्रिटिश के साथ, हम बाकी पुर्तगाल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं जब लेक्चर दूंगा आपको, स्पेन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फ्रांस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काम हमारा यूके के साथ है, क्योंकि कॉलोनीज असल में बनाई यूके ने, जो बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम कॉलोनीज थी ना, वो यूके की थी। और भाई हाथों में मेहंदी लगी है आप लोगों की, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आपको ये नजर आ रहा है? ईद तो गुजर गया, मेहंदी आप लोगों की नहीं उतरी अभी तक, तो जवाब दिया करें ना। ओके। अच्छा, अब जब यहाँ पे इंग्लैंड ने कॉलोनी एस्टेब्लिश कर दी, यहाँ पे इंग्लैंड ने कॉलोनी एस्टेब्लिश कर दिया अपनी। अब हुआ क्या कि दिन, हफ्तों में हफ्ते, महीनों में महीने, सालों में गुजरते गए। और पहली कॉलोनी जब बनी थी इंग्लैंड की, यहाँ पे 1607 ने बनाई थी। 1607 में पहली कॉलोनी बनी थी। मैं कंप्लीट आपको डिटेल में फिर लेक्चर में बताऊंगा, ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, बस जस्ट सुनना है। मैं सारे लिखूंगा, कंप्लीट लेक्चर दूंगा इस पे, सब पे जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज में मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आप देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यूएस का, यूएस हिस्ट्री का, अमेरिकन हिस्ट्री का। अच्छा, अब वक्त गुजरता गया और ब्रिटिश की हेजमनी यूएसए में मजबूत होती गई।
बाकी कॉलोनियल पावर्स को धकेल दिया, स्पेन को निकाल दिया भाई, पुर्तगाल को निकाल दिया, फ्रांस को निकाल दिया, एक हेजमनी कायम कर दी यूके ने अपनी इधर। अब हुआ क्या कि इन लोगों पे रोल करने लगा। अब मजे की बात यह है, ये जहां पे जो लोग थे ना, ये ब्रिटिशर्स थे, यहां से आके यहाँ आबाद हुए। यहाँ पे दो किस्म के लोग रहते थे यूएसए में। एक नेटिव अमेरिकन जो उनके अपने लोग थे, और एक वो लोग जो यूके से आए थे। वो क्यों आए थे वो डिटेल से पढ़ेंगे। जो यूके से आए हुए लोग थे वो रोल कर रहे थे। अच्छा, अब उनकी आबादी बढ़ती गई, जनरेशन टू जनरेशन। 18 सेंचुरी आ गई, 16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में उन्होंने ऑक्युपाई किया था भाई। 18 सेंचुरी आ गई। अब यहाँ के जो यूएस के लोग हैं, चूंकि ये ब्रिटिश से आए हुए लोग हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन अब उनकी सिंपति अपने यूएस के साथ है ना, यूके के साथ तो नहीं है। 150 साल गुजर गए भाई, अब तो अपने 150 साल में 15 जनरेशन आते हैं। बाप, उसका बेटा, फिर उसका नवासा, फिर उसका 15 जनरेशन। अब यूके ने क्या किया कि इन लोगों पे बेतहाशा टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी। टैक्सेस बढ़ा दिए, उनको पार्लियामेंट में जगह नहीं दी मिलती थी। तो यहाँ के लोगों में बगावत पैदा हुई कि भाई आप कौन होते हो यहां से हो कि यहाँ पे हमें रोल करने वाले। क्यों भाई, हम तो खुद अपनी हुकूमत करेंगे। और इसी तरह स्टार्ट हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कि भाई हम, हमारा मुल्क है, हम खुद उस पर करेंगे अपनी हुकूमत। आप कौन होते हो, उधर से आते हो, हम पे टैक्स लगाते हो, और हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हो पार्लियामेंट में, कांग्रेस में। हम क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे। और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। रिवॉल्यूशन बढ़ते 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 भाई 1783 में, 1783 में आखिरकार इंडिपेंडेंस का ऐलान उन्होंने 1776 को किया था, 1776 को किया था। लेकिन ब्रिटिश ने 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के मुकाम पे उनको बोल दिया कि बस आपका मुल्क आपका हो गया। अच्छा, अब 13 कॉलोनीज ने अपने लिए मुल्क बना दिया, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 स्टेट्स थे, 13 कॉलोनीज थी। अब मसला शुरू हुआ आईन के बनाने का। मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाए थे, वहां पे भी आईन का मसला स्टार्ट था। हमारा आईन 1956 को बना है, 47 को हमारा मुल्क बना है, 8 साल लगे हमारे आईन बनने में। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। जब नया स्टेट बनते हैं उसके आईन का मसला बनता है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओ इट वाज अ ग्रेट डील बैक इन टाइम्स। अब कुछ ने कहा कि भाई स्टेट्स, सेंटर स्ट्रांग होगा, कुछ ने कहा नहीं, प्रोविंसेस जो स्टेट्स उनके थे उनको वो स्ट्रांग होंगे, सेंटर स्ट्रांग नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना दिया। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर आता है, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे बना। फिर यूएसए में जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इवेंट्स शुरू हो गए। सबसे पहले वार ऑफ 1812 हुआ, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। फिर मॉनरो का डॉक्ट्राइन आया। मॉनरो का डॉक्ट्राइन ये था कि भाई यहाँ पे ये जो पूरा इलाका, ये पूरा अमेरिका, ये पूरा अमेरिका, ये इस पे दुनिया का कोई काम नहीं है, और हमारा भी दुनिया में कोई काम नहीं। आइसोलेशन इख्तियार कर ली, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग अमेरिका ग्रेट। फिर एरा ऑफ गुड फीलिंग्स आती है, बैड फीलिंग्स आती है। फिर इंटरजेक्शन साहब आ जाते हैं, उनके बड़े वो है। अच्छा, फिर अमेरिका एक्सपेंजन स्टार्ट करता है, वेस्टवर्ड एक्सपेंजन। ये तो 13 कॉलोनीज थी ना, अमेरिका यहां तक आना शुरू कर देता है, इस तरफ बढ़ना शुरू कर देता, इस तरफ। फिर इतना ही इलाका था, बस इतना ही था, इतना इतना। ये 13 कॉलोनीज जो पैसिफिक ओशियन, जो
अटलांटिक ओशन के साथ लगे हुए थे, सॉरी पैसिफिक तो ये अटलांटिक ओशन के साथ लगे हुए थे। अच्छा, अब उसके काजेस क्या थे वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े, प्रोसेस क्या था, अमेरिकन सेंस ऑफ डेस्टिनी क्या थी, वो मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। फिर अमेरिका के अंदर एक और इशू स्टार्ट हुआ, स्लेवरी एंड सिविल वार। फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, उसके काजेस क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या पड़े। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा स्टार्ट हुआ, सिविल वार बड़ी तबाही मचाई थी, तो किस तरह उन्होंने फिर उसको खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, और फिर प्रोग्रेसिज्म का एरा स्टार्ट हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिकन का क्या रोल था, वर्ल्ड वॉर टू में क्या रोल था, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना भाई, कोल्ड वॉर की कहानियां स्टार्ट हुई, फिर सिविल राइट्स मूवमेंट क्या था, फिर वाटरगेट स्कैंडल क्या था। तो ये सारी चीजें, कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन्स, फिर वार ऑन टेरर की बात करूंगा मैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूंगा, यूएस फॉरेन पॉलिसी की बात करूंगा 21st सेंचुरी में, और यूएस चाइना राइवलरी। तो ये पूरी यूएस हिस्ट्री थी जो मैंने आपको एक समरी के फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में समझा दी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं टॉपिक शुरू कर देता हूँ, अपना पहला टॉपिक। क्लियर हुआ? ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक। एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते जियोग्राफी के बारे में, उसके बाद आएंगे फिर उसकी एक्सप्लोरेशन के बारे में। और से सुनिएगा। कहते हैं कि 120,000 साल पहले, 120,000 ईयर्स एगो, जो दुनिया थी, जो एज, आइस एज की बात कर रहा हूं, उस वक्त आपके अर्थ पे आइस एज था। तो हुआ क्या, जो जमीनें जो जमीनें हिडन थी, जो जमीनें आइस की वजह से हिडन थी, छुपी हुई थी, उन जमीनों में आहिस्ता आहिस्ता वो जमीनें निकलने लगी। वो लैंड्स का फार्म, वो जमीनों का शक्ल इख्तियार करने लगी। 120,000 साल पहले की बात। जब जमीन की शक्ल इख्तियार करने लगी, तो एक लैंड ब्रिज फार्म हुआ। गौर से सुनिएगा, एक लैंड ब्रिज फार्म हुआ बिटवीन साइबेरिया
एंड अलास्का। अलास्का और साइबेरिया के बीच एक ब्रिज कायम, एक लैंड ब्रिज कायम हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक एक चीज दिखाऊंगा, डरना नहीं। देखो, अभी मुझे मैसेज कर रहा है कि मुझे क्लास करनी है। टाइम देखो। एनी हाउ, अच्छा, एक ब्रिज कायम हुआ। ये क्या हो, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक ब्रिज कायम हुआ, किधर कायम हुआ मैं आपको दिखाता हूँ मैप के जरिए। ये देखें, और से देखिएगा। ये है अमेरिका, ये है रशिया, रशिया का साइबेरिया वाला साइड है। यहां पे ये एक ब्रिज कायम हुआ, ठीक है, एक लैंड कायम हुआ। तो यहां से रशिया से लोग अलास्का, मतलब साइबेरिया से लोग अलास्का की तरफ गए, ठीक है, यहां से लोग यहां गए, यहां से लोग, और सुनिएगा, यहां गए। वो कौन लोग थे? वो नोमैडिक लोग थे, वो नोमैडिक ग्रुप्स थे। जब ये लोग यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो इतने में यहाँ पे समंदर ने दोबारा, पानी ने, वो जो लैंड ब्रिज कायम हुआ था, पानी ने वो ब्रिज खत्म किया और यहाँ पे एक बेरिंग स्ट्रेट बनाया। इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। अब जो लोग यहां से अमेरिका की तरफ गए थे, वो वापस कैसे आते? वापस वो नहीं आए, और यहाँ पर वो लोग आबाद हुए, और इनकी कनेक्शन बाकी दुनिया से कट गई, क्योंकि एक ही कनेक्शन था, यहाँ पे लैंड रूट बना था। तो इनकी कनेक्शन जो है वो क्या हुई, वो बाकी दुनिया के साथ कट हुए, और बाकी दुनिया को भी खबर नहीं था कि जो लोग गए हैं वो किधर गए हैं। और यहाँ पे वो लोग आबाद होना शुरू करे जो यहाँ पे आए थे। और ये 120,000 पुरानी बात है। कब बात है? 120,000 साल पुरानी बात, ठीक है। यहाँ से लोग, ये दुनिया गोल है ना, यहाँ से लोग आए थे इसकी तरफ, मतलब ये दुनिया तो गोल है, थी ये, अच्छा, ये लगा हुआ है, ये जो है ना, ये लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। दुनिया गोल है ना, तो ये अलास्का इस दृश्य के साइबेरिया के साथ लगा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। जो मैंने आपको दूसरे मैप में आपको पूरी डिटेल से दिखाया, ये वाला, ये दुनिया गोल है ना, आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से। अच्छा, आप ये सोच रही थी। देख के, ओ भाई, खुदा का खौफ करे, रशिया का नाम ही निशान नहीं था उस टाइम। ये 120,000 पुरानी बात है। ये बाद में पढ़ेंगे हम कि अलास्का ब्रिटिश का पार्ट था, ये उसका पार्ट था, क्या नाम है, रशिया का। ये छोड़ दे इस चीज कहानी को अभी, ये बाद की चीजें बाद में पढ़ेंगे। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही आप समझे, ठीक है ना। ओके फाइन। अब हुआ क्या, जो लैंड ब्रिज कायम हुआ था, उस लैंड ब्रिज पे लोग जो नोमैडिक ग्रुप्स थे, वो भाई, अब गौर से देखिएगा। ये जो आइस एज था ना, आइस एज, उस आइस एज, जब आइस मेल्ट हो रहा था, तो इसमें लगे थे तकरीबन कोई
मतलब ये है कि 15,000 साल पहले, 15 से 50,000 साल पहले ये लैंड ब्रिज कायम हुआ था। और इस पे लोग आए थे। ठीक है, इस पे लोग आए थे। वो कौन लोग थे? वो नोमैडिक लोग थे, नोमैडिक ग्रुप्स थे। ठीक है, उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया और वो अमेरिका की तरफ चले गए। अब वो ब्रिज खत्म हुआ, उस पानी दोबारा वहां पे आई। ठीक है, और ये लोग अमेरिका में ही रह गए। और यहाँ पे जो लोग वहां पे आबाद होने गए थे, वो ट्राइब्स की फॉर्म में इमर्ज हुए। इमर्जेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब। ये आपका मैंने उसका जवाब दे दिया, उस क्यों का जवाब दे दिया। उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई कि नोमैडिक ग्रुप कौन थे, उसका रिलीजन क्या था। ये चार उनके ग्रुप्स थे, उसमें क्वेश्चन भी आया था, तो 2023 में क्वेश्चन आया था और लोग हक्के बक्के रह गए थे। ठीक है, पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा ना टाइम से पहले चीजों को पूछते हो, तो ये चीज मुझे शायद इरिटेट करती है। मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, एक चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। अच्छा फाइन, अब और से सुनिएगा। उस क्यों का जवाब आपको मिला कि ये अगर दुनिया से डिटेच रहे तो दुनिया को पता क्यों नहीं था, और ये लोग गए कहां से थे। दुनिया को पता इसलिए नहीं था कि जो पुल बना था वो तो खत्म हुआ। तो उस वक्त तो इतने आपके पास इतनी एडवांसमेंट थी नहीं कि अब जाके देख लेते। और फिर लोग भूल गए कि, और वहां जो लोग गए थे उनके रास्ता बंद हुआ था, वही भूल गए थे कि दूसरे की दुनिया है। उस क्यों का जवाब मिला आपको? बताइएगा, शाबाश। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो एक्सप्लोरेशन, कि इसको एक्सप्लोर कैसे किया, इसको एक्सप्लोर कैसे किया, किसने एक्सप्लोर किया, पता कैसे चला। अमेरिका भी एक है। अच्छा, अभी कोटेशन लिख के, अगर पेपर में क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लोरेशन पे, आपके पास एक कोटेशन होना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन इज रियली द एसेंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। एक्सप्लोरेशन इज रियली द एसेंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। फ्रैंक बोरमैन के ये कोटेशन है। तो भाईजान इन्फिनिक्स वाले, आपका कैमरा ऑन है। इन्फिनिक्स X6833B।
आप लोग कैमरा बंद करें ताकि मैं यहाँ से, मेरा स्क्रीन जो है ना वो सारा, खुद आपका नाम। ओके। फ्रैंक बोरमैन। अच्छा। अब इसको एक्सप्लोर करने के रीजंस क्या थे? हाउ अमेरिका इज एक्सप्लोर्ड, हाउ अमेरिका इज एक्सप्लोर्ड। और से सुनिएगा, बड़े मजे की कहानी है। हुआ क्या था कि जो यूरोप था ना, यूरोप, उनके ट्रेड रिलेशंस थे एशिया के साथ। यूरोप का तिजारत था एशिया के साथ। यहां से वो रॉ मटेरियल्स जो थे वो ले जाते थे यूरोप की तरफ। एशिया तक आने के लिए उनके लिए दो इंपॉर्टेंट लैंड रूट थे। दो रास्तों से यूरोप के लोग एशिया आते थे। एक था आपका वाटर रूट, पानी के जरिए आते थे। रेड सी की तरफ आ जाते थे। रेड सी से फिर भाई आपका इंडियन ओशियन, ऐसे ट्रेड करते थे वो। अब इस रास्ते पे मसला था यूरोप को एशिया के आने तक। मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या था इस रास्ते पे? क्योंकि इस रास्ते पे सी पायरेट्स हुआ करते थे। सी पायरेट्स क्या होते थे, क्या होते हैं? समंदर के चोर, जो समंदर में होते हैं, इनके पास किश्तियां होती है, वो बाकी किश्तियों को लूटते हैं। समंदर के चोर चोरी भी करते हैं और बंदों को मार के समंदर में गिरा देते, पता ही नहीं चलता। तो सी पायरेट्स की डर से ये रास्ता तो यूरोप के लिए, यूं समझ लो, क्लोज्ड था। क्या था? क्लोज था। जी, समंदरी डाकू। ये एरिया क्लोज्ड था, ठीक था, बंद किया हो। एक दूसरा रास्ता भी था एशिया तक आने के लिए, और वो रास्ता था लैंड रूट, जमीनी रास्ता। अब जमीनी रास्ता एशिया तक आने के लिए ऑटोमन एम्पायर के एरियाज से गुजरता हुआ एशिया की तरफ आता था। ऑटोमन एम्पायर के एरिया से गुजरता हुआ एशिया की तरफ आता था। अब इस रास्ते पे क्या मसला? यूरोप का और ऑटोमन एम्पायर के ट्रेडिशनल राइवलरीज थी। यूरोप का ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिशनल राइवलरीज थी। यार तुगल की बात हो रही है, ठीक है? ट्रेडिशनल राइवलरीज थी।
तो इसीलिए वो इस रास्ते से आने नहीं देता था कि अब किस तरह आ सकते हो, मैं आने नहीं दूंगा। तो कंक्लूजन ये है कि दो रास्ते थे और दोनों बंद। ठीक है। दोनों बंद, ना इधर का रहा ना उधर का। ठीक है। वो शेर कैसा है यार, मैं भूल गया हूँ। वो रुकता तो जिनाजा चला जाता, पता नहीं कैसा है, और जाता तो जहर। वो शेर मैं भूल गया हूँ, वो शेर। पता नहीं, शेर तो मुझे भूलते नहीं, आज कैसे भूला हूँ। पता नहीं, आज क्लास में कुछ लोगों को शायद शायरी पसंद नहीं है तो। अच्छा, तो दोनों रूट थे, दोनों बंद थे। अब यूरोप वाले चाहते थे कि हम एशिया के साथ ट्रेड कैसे करें। ट्रेड कैसे करें, तिजारत उसकी कैसे हो। वाह, न इधर का रहा न उधर का रहा, न खुदा मिला न विसाल सनम। थैंक यू। अच्छा, अब हुआ क्या कि इतना तो यूरोप को पता था कि एक दूसरा रास्ता है जो हमें एशिया की तरफ एशिया से मिलाता है। ये आइडिया उनको कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? क्योंकि अब यूरोप वाले चाहते थे कि कोई नया नया रास्ता हो, उससे हम एशिया की तरफ जाए, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया गोल है। तो एशिया की तरफ की दूसरा रास्ता है मालूम हो जाए तो हम इन दो रास्तों से कट ऑफ कर जाएंगे। क्योंकि उनको इतना आइडिया था, जो हम लोग कहते हैं ना कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, कोलंबस ने डिस्कवर किया। मैं आपको बताता चलूं, आइए, मैं आपको बताता राली, चल यार। अच्छा, अब इनको इतना तो आइडिया था कि दूसरा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को मालूम करने के लिए उन्होंने किंग्स और क्वींस ने बड़ा ऑफर जो है ना वो लोगों को दिया। बड़े उनको ना पैसे दिए कि यार कोई रास्ता हमें ढूंढ के दो, एशिया के साथ हम मिले। इससे पहले हुआ ये था, 985 में, 1985 में। आप लोग कहते हैं ना कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, असल में कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया। अभी आपको पता चलेगा कि एक स्कैंडिनेवियन, इससे पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं, एक मिनट। अब ये यूरोप है ना, ये यूरोप है, ये नजर आ रहा है। ये इन्होंने यहाँ एशिया की तरफ आना था, इस तरफ आना था। एक रास्ता यहाँ से चला था ऑटोमन एम्पायर के थ्रू से। ठीक है। अब ये रास्ता एक बना हुआ है, अगर ये यहाँ से आते हैं ना, यहाँ से आते हैं ना, यहाँ से एशिया की तरफ पहुंच सकते थे ना। इधर ये अटलांटिक ओशन से होते हुए, फिर भाई आपके इंडियन ओशन से आते हुए एशिया की तरफ आ सकते थे ना। एक रास्ता था। ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि 985 में, 985 में हुआ क्या था कि स्कैंडिनेवियन एक स्कैंडिनेवियन एक बंदा था जिसका नाम है नर्समैन। उन्होंने इस अमेरिका की तरफ वो आया था, इसको डिस्कवर तो किया था, लेकिन ही वॉज लाइक much was not known about the continent.
Much was not known about the continent. अब इनको तो पता चला था कि एक बंदे ने एक कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया है, लेकिन अब उनको पता नहीं था कि अमेरिका है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। ठीक है, उसको पता ही नहीं था, और उसके बाद वो दोबारा उस अमेरिका की तरफ गया नहीं था। तो इसलिए स्पेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने अपने मुख्तलिफ लोगों को मनी ऑफर की। ठीक है, उनको असिस्ट किया कि आप हमें शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ के दे। किसकी तरफ? एशिया की तरफ, ताकि हम एशिया से ट्रेड कर सके। शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ के दे ताकि हम एशिया के साथ ट्रेड कर सके। आई समझ अब? तो इसीलिए लोग निकले कि वो एशिया को एक शॉर्टेस्ट रूट डिस्कवर करे, और उसमें एक आपका कोलंबस भाईजान भी था। यहाँ तक समझ आया सबको? मैं अभी आपको कोलंबस की कहानी सुनाता हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेनिश ने शॉर्ट तो खत्म वाली स्पेनिश एक्सप्लोरेशन स्पेनिश एक्सप्लोरेशन ये कुछ कुछ नए स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये मेरा क्लास डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। जब यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता। क्लास यूएस हिस्ट्री क्लास। और यू गाइस, और ये असिस्टेंट कमिश्नर है, फॉरेन सर्विस में भी एजुकेशन हुई है, अब पीएमएस में एजुकेशन हुई है, तो ये आ जाते हैं। लेकिन मैं जब इनकी क्लास डिस्टर्ब करने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे चाय ऑफर करता है। नहीं, मुझे आप पता है, मुझे एज मिल जाती है ना, ये मेरे सीनियर है, तो इस वजह से ये मुझे तो कुछ नहीं कहते ना, जूनियर को ये कुछ भी नहीं कहते। हाँ हाँ, तो इस वजह से मैं तो जो कुछ भी करूँ, मतलब आऊँ क्लास डिस्टर्ब करूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहते। मुझे वो छोटे पन का ना एज हासिल है। जी जी जी। दुनिया अच्छा, अब तो भाई किसने भी, मैं यूरोप को मनी ऑफर नहीं की। यूरोप की जो कंट्रीज थे, पुर्तगाल था, स्पेन था, फ्रांस था, उन्होंने अपने जो समंदरी, क्या कहते हैं उसे, जो 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 जो, जो मल्लाह थे, उनको मनी ऑफर की कि आप भाई ये पैसे ले, लेकिन आप हमें शॉर्टेस्ट रूट दे दे एशिया को, ताकि एशिया को हम शॉर्टेस्ट रूट के साथ, क्योंकि रोड रोड तो बंद थे ना। जहां पे यूरोप ने ट्रेड करना था एशिया के साथ, वो दो रास्तों से करना। दोनों रास्ते, एक तो मैंने सी पायरेट्स की वजह से बनता, दूसरा तुर्की ने बंद किया हुआ था। तो वो एशिया की तरफ कैसे आते थे? उनको जरूरत था ट्रेड का। तो इसीलिए उन्होंने अपने समंदरी मल्लाह को पैसे दिए कि भाई हमें शॉर्टेस्ट रूट बता दे, ताकि हम एशिया को कैसे एक्सेस करें, वहां से हम कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले स्पेनिश
ने जो ऑफर की है, स्पेनिश का पढ़ेंगे, फिर स्पेनिश में हम कोलंबस को पढ़ेंगे मसलन, ठीक है। उसके बाद हम फ्रांस का देखेंगे, उसके बाद हम पुर्तगाल का देखेंगे, और उसके बाद हम इंग्लैंड का देखेंगे। बल्कि सबसे पहले हम स्पेनिश से पहले हम पुर्तगाल का देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला पुर्तगाल पहुंचा था। उन्होंने नेविगेटर्स को पैसे दिए ना, वो जो नेविगेटर्स थे, मल्लाह भी थे, नेविगेटर्स भी थे। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी थे, उन्होंने नेविगेटर्स को भाई हेल्प किया, असिस्ट किया कि हमें नया रूट बता दे। एक वहां पे एक बंदा था जो बड़ा बहादुर था, और उसका नाम था बुर्तू डायोस। इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप देख लें। उन्होंने क्या किया, 1486 में ये बंदा पहुंचा साउदर्न टिप ऑफ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका। कब पहुंचा? साउथ 1486 में। किधर पहुंचा? साउथ अमेरिका पहुंचा। मतलब मैं आपको समझा दूं, तो यहां पहुंचा, यहां, ये यहां पहुंचा, ये बिल्कुल टिप पे पहुंचा, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। बिल्कुल स्टेप पे पहुंचा। ये मैप नजर आ रहा है आप लोगों को? इस स्टेप पे पहुंचा ये बंदा। अच्छा, अब यही पुर्तगाल के एक और बंदा था जिसका नाम था पेड्रो, पेड्रोल केलरल। और ये बंदरा बंदा 1507 को ब्राजील पहुंचा। ब्राजील एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। ये तो एक्सप्लोरेशन थी किसकी? अब इन सब ने क्या करना है भाई? इन सब ने ढूंढना है एशिया, लेकिन सब पहुंच रहे हैं कहाँ? अमेरिका। ये बंदा भी निकला था कि भाई मैं एशिया को ढूंढूं, बंदा पहुंच गया इंडिया, अमेरिका। ये बंदा भी एशिया को निकलने ढूंढने निकला था भाई, ये बंदा भी जो है ना पहुंचा उधर अमेरिका। अब इनके साथ जो है ना प्रैंक हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक और बंदा था जिसने सही फिर एक्सप्लोरेशन उस बंदे ने की है, वो हम पढ़ेंगे स्पेनिश एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसका एक बंदा था, एक एक बंदा, उसका नाम कोलंबस है। आपने बड़ा सुना होगा ना, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया है। ये वो बंदा है। अब गौर से सुनिएगा, कोलंबस ने क्या किया। कोलंबस चूंकि इटली का था, कहाँ का था? इटली का। स्पेन का नहीं था। अच्छा, इसने क्या किया, उसने अपने भाई इटली में अपने बादशाह को कहा कि भाईजान मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको एशिया ढूंढ के देता हूँ। वो मसला ये होता है ना कि वो घर के मुर्गी दाल बराबर, पता नहीं क्या चीज होती है। अब ये इटली वालों को इस पे भाई जरा सा वो भी नहीं था, भरोसा भी नहीं था, जरा सा उन पे कॉन्फिडेंस नहीं था, जरा सा उन पे। मतलब वो कहते हैं ना कि कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा अब्बा कहता है कि यार
तू सीएसएस पास ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अपने आपके होते हैं ना, वो शायद आपके वो, उनको उनको नहीं लगता कि आप इतना बड़ा काम कर सकते। इटली वालों ने कोलंबस को सॉरी कहा। नो, कोलंबस भी बड़ा ढीठ बंदा था। उनसे कहा ऐसे कैसे? ये बंदा पहुंचा स्पेन, उसकी वहां पे जो क्वीन थी ना, किंग और क्वीन दोनों स्पेन के, उन्होंने कहा कि भाईजान, हम सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे सपोर्ट आपको। आप जाए और इसको आप ईशा ढूंढ के दे। अब कोलंबस ने, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कोलंबस ने तकरीबन 4 सफर किए, और चारों सफर में वो अमेरिका के किसी न किसी कोने पहुंचा है। पहला सफर 1492 को हुआ, दूसरा 1493 को हुआ, तीसरा 1498 को हुआ, चौथा 1502 को हुआ। और ये जो सफर था, उसमें उन्होंने अमेरिका को तकरीबन एक्सप्लोर कर दिया। इसमें भी किया था, इसमें भी किया था, इसमें भी किया था। और इसके बाद ही मेरे ख्याल से 1503 में या 4 में ये इनकी फौतगी हुई है। आप कंफर्म कर ले, वो जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। लेकिन इसके बाद आप पूछेंगे ना कि इसके बाद क्यों नहीं किया, इसके बाद वो उड़ गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुआ, इसलिए वो नहीं किया। ठीक है ना? अच्छा, अब फ्रांस और नीदरलैंड ने भी किया है। फ्रांस ने 1534 को किया। जैक्स कैरटीज, उसके बाद नीदरलैंड ने किया, और उसके बाद जो भाई आपके इंग्लैंड ने किया। सबसे बाद में जो है ना, इंग्लैंड आया। ठीक है, ये थे आपके एक्सप्लोरेशन। किस तरह? नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने टोक्यो जापान पहुंचा है। लेकिन उसको ये लगा कि मैं ईशा पहुंचा हूँ। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि उसका क्या रिपोर्ट था, लेकिन उसने कहा कि मैं पहुंचा हूँ, मैं इंडिया पहुंचा हूँ। और अभी मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा, मैं इस पे एक पूरा टॉपिक है। 23 में इस पे क्वेश्चन आया था, और लोग हैरान थे कि अभी पेपर कहाँ से आया है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर। अब जब एक्सप्लोरेशन हुआ, तो वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? वो पढ़ते, फिर 20 मिनट का, 15 मिनट का लेक्चर रहता है, बस फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, ये अभी 23 में एक क्वेश्चन आया है, तो आपने ना, ये 2023 में एक क्वेश्चन आया था। और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन इसलिए था कि ये लोग पढ़ते नहीं है, तो इसलिए मुश्किल क्वेश्चन था। अब हुआ क्या? सिविलाइजेशन के बारे में है, नेटिव अमेरिकन के सिविलाइजेशन। अच्छा, गौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, दोबारा भी आ सकता है। हुआ क्या? जब कोलंबस वहां पहुंचा,
जब अमेरिका पहुंचा तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। अभी वकास ने क्वेश्चन किया था ना कि उसका रिलीजन क्या था, वो किस फॉर्म में थे। अब सुनिएगा वकास साहब, है क्लास में? जी आप सुनिएगा। ऑलरेडी सिविलाइजेशन है। जब उन्होंने देखा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये रिजेंबल करते हैं। जी जर सामान शिफ्टिंग करते है ना, ठीक था, फॉरेन सर्विसेज अकेडमी के लोग लॉजिस्ट ना, सही था। जर सामान शिफ्टिंग को ना और इंशाल्लाह ताला फिर उसको कब लगा साहब? ठीक है। सही था, सही था, तरह से। अच्छा, अब इनको रिजेंबल करता था इंडियन के साथ। तो कोलंबस ने उसको इंडीज का नाम दिया। ठीक है, किसका नाम दिया? इंडीज का नाम दिया। अब उनमें 4 मेजर सिविलाइजेशंस थे। 4 क्वेश्चन आया था कि अभी कितने सिविलाइजेशंस थे। मैंने आपकी उस हिस्ट्री के तकरीबन कुछ 2000 से लेकर 2024 तक सारे पास पेपर्स देखे। जो सबसे गंदा और सबसे मुश्किल पेपर आया है ना, वो 23 का। बड़ा कोई अजीब व गरीब पेपर आया। उसमें एक क्वेश्चन आया था और ये किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। सबसे पहला सिविलाइजेशन, उसको बोलते हैं रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। दे वर हाईली अनसिविलाइज्ड। उनका कोई पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। डिड नॉट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन विथ एनीवन। अब वकास साहब की बात पे आते हैं, का रिलीजन क्या था? वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के पैरोकार थे। इसकी वर्शिप करते थे। मसलन क्या क्या? सूरज, आग वगैरह। और ये खाते क्या थे? कमाई का जरिया क्या था? एग्रीकल्चर। ये जो है ना रेड इंडियंस थे। दूसरा सिविलाइजेशन में कौन सा था? ये 4 ट्राइब्स थे, ठीक है। 4 ट्राइब्स थे या 4 सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं। एक इंडियन इंडियन था। जो दूसरा है वो है मायास। मायास सिविलाइजेशन। ये सिविलाइज्ड थे। इनका सोशल रिलेशन बड़ा अच्छा था।
लेकिन उनका पॉलिटिकल रिलेशन नहीं था, इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। दे वर प्रिटी गुड इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में बड़े अच्छे थे। एस्ट्रोनॉमी में अच्छे थे। तीसरा, जो सिविलाइजेशन था उसको एज़टेक्स एंड टेल्टेक्स बोलते हैं। ये लोग गुड इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, इनका इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छा था, सोशल रिलेशन भी अच्छा था, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिलेशन नहीं था। इनका पॉलिटिकल रिलेशन नहीं था। इसके बारे में हिस्ट्री खामोश है कि इसका रिलीजन क्या था। आपको अगर पता हो तो मुझे बता दे, अगर कभी आपने कहीं भी पढ़ा हो। मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा इसको। इनका डीप नॉलेज था, ऑफ कल्टीवेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। ठीक है। और चौथा, वो थे इनकाज। दे वर हाईली सिविलाइज्ड, हाईली civilized as compared to other civilizations। बाकी सिविलाइजेशन से ये हाईली सिविलाइज्ड थे। एक दूसरे के साथ, बाकी ट्राइब्स के साथ हाईली सिविलाइज्ड। उनका ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, ऑर्गेनाइज्ड। उनकी डेवलप्ड मिलिट्री थी। ये अपना डिफेंस करते थे बाकी सिविलाइजेशन से। और ये एस्ट्रोनॉमी में बड़े अच्छे थे। ये कॉमर्स में अच्छे थे। ये इंडस्ट्रीज में अच्छे थे। कल्टीवेशन में अच्छे थे। अच्छा, यहीं तक आपका था। कल से हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे इस हिस्ट्री का। पर कल, अच्छा मैं आपको बताता चलूं सबको कि हमारे क्लासेस जो होंगे ना, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, इसमें जीएसए के क्लासेस होंगे। और थर्सडे
फ्राइडे एंड सैटरडे इसमें आपकी यूएस हिस्ट्री की क्लासेस। कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट करें। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए मैं 20% कंसेशन दूंगा। फीस एक सब्जेक्ट का 7,000। जो पहले 10 स्टूडेंट्स आएंगे उनको मैं 20% कंसेशन दूंगा। ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, 034451520004। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। फिर क्लास में खत्म कर देता हूँ। क्लियर है? यूसीसी पहले किस किसने पढ़ी है? इससे पहले यूसीसी किस किसने पढ़ी है? बताया मुझे। ये टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने? ये टॉपिक पढ़ा था? इस तरह यूसीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि नहीं किया था? ये कैसे एक एरिया थी जहाँ पे लोग गए? अच्छा। अच्छा। हाँ, हेड तो होती है। क्या करें, आप एग्जामिनर से पूछना चाहिए कि क्यों वेट करता है वो। लेकिन जब 25-26 तक सेफ है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे। 25-26 तक सेफ है। जी। अब पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास लीव करता हूँ।